नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और सत्य हिंदी को भुगतान भी करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से तो आप उसे कर सकती हैं। चलिए अब आज के विषय की बात करते हैं। आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो और आक्रामक हो रही है। जहां तक संक्रमण का रफ्तार है या फिर जो मौतों की संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको ध्यान होगा कि 4 अप्रैल 2021 को अक्टूबर के बाद से सबसे पहली बार 1 लाख नए संक्रमण दर्ज हुए थे और उस दिन जो मौतों का आंकड़ा था वो था 470। और उस दिन के बाद से और अब तक लगातार 1 लाख के ऊपर डेली नए इन्फेक्शंस का आंकड़ा बना हुआ है। तो इसको लेकर एक बहुत चिंता का विषय है कि हम ये दूसरी लहर हम ये क्या प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए, क्या हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, हम उस चीज को मैनेज क्यों नहीं कर पाए जब हमारे सारे इन्फेक्शंस, एक ऐसा भी वक्त था जब 9000 डेली केसेस जो इन्फेक्शंस के थे वो डेली केसेस 9000 के आंकड़े पर आ चुके थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो संक्रमण की रफ्तार है वो इतनी तेजी से बढ़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई क्योंकि रोजमर्रा की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो शुरू हो गई, लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया, शादी ब्याह में लोग जाने लगे, मार्केट्स जाने लगे, पार्टीज होने लगी, सोशल गैदरिंग्स होने लगी और जो भी नियंत्रण हम पहले फॉलो करते थे वो सारे नियंत्रण को हमने तिलांजलि दे दी। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि कोरोना तेज रफ्तार से शुरू हुआ और जैसा मैंने आपको बताया कि 4 अप्रैल 2021 को पहली बार अक्टूबर के बाद ये आंकड़ा 1 लाख क्रॉस कर गया। अब यहाँ पर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं। बेड्स के अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई में काफी कमी है, आईसीयू बेड्स उसमें कमी है, डॉक्टर्स खुद भारी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय बिल्कुल क्रम्बल कर चुका है। और जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको याद दिलाना जरूरी होगा कि सरकार ने पिछले साल कैसे अनाउंसमेंट्स किए थे और वो अनाउंसमेंट्स क्या खरे उतरे, हमने कितनी चीजें उन अनाउंसमेंट्स में या उन पैकेज में ऐड की और कितनी उसमें से डिलीट की हैं, ये आज आपको बताना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि पिछले साल 15,000 करोड़ का एक कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज केंद्र सरकार ने अनाउंस किया था कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो अश्विनी कुमार चौबे जो कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस साल राज्यसभा में 2 फरवरी 2021 को जवाब दिया है और उसमें ये कहा है कि जो जनवरी 2021 तक देश के अंदर जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं वो 94,880 बेड्स ऐड किए गए हैं, जिसमें से कि सबसे भारी संख्या में जो बेड्स ऐड किए गए हैं वो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हमने 16,000 बेड्स ऐड किए और तमिलनाडु में 17,000 बेड्स। लेकिन जिस तरीके से इन राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बेड्स ऐड किए गए हैं आज वहां पर कितनी किल्लत है और कितनी शॉर्टेज हो रही है कि लोगों को वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे। लीलावती हॉस्पिटल का एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया कि अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें कि वहां की जो लिफ्ट के सामने का एरिया है वहां पर बेड्स को लगाया गया है और इतनी ज्यादा वहां पर बेड्स की शॉर्टेज है। यानी कि जिस तरीके का अनाउंसमेंट सरकार ने किया वो ना काफी था। एक और आंकड़े पर आपका ध्यान दिलाते हैं कि इस समय अगर आईसीयू की हम बात करें तो इस समय 36,008 आईसीयू है भारत में इस समय एट प्रेजेंट
और जिसमें जो ये संख्या थी पिछले साल वो 27,360 थी, यानी कि जो मौजूदा आंकड़ा है वो 36,008 आईसीयूज एट प्रेजेंट इन इंडिया का है। यानी कि जो आईसीयू बेड्स में जो इजाफा हुआ वो 32% इजाफा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये दूसरी लहर कोरोना की जब आई तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आईसीयू बेड्स की जो संख्या है वो बिल्कुल घटा दी गई, और वो सबसे चौंकाने वाली बात है। और उसका क्या कारण है, उसका एक्सप्लेनेशन किसी ने भी कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं दिया है। ये वो राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, पुदुचेरी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड, जहां पर आईसीयू बेड्स की संख्या को घटा दिया गया है। तो आज सवाल ये उठता है कि जिन राज्यों में आपने बेड्स को एलोकेट किया था, बढ़ाया था, और साथ में आपने 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर बेड्स को घटा दिया, तो आपने फिर क्या बढ़ाया? क्या ये लोगों को सिर्फ एक बहका रही है सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। अब आइए वेंटिलेटर्स पर। वेंटिलेटर्स की बात करते हैं कि 80% का इजाफा हुआ है। इस बात को भी क्लेम किया है अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा के अंदर। उन्होंने कहा कि इन भारत में अब इस समय 10,461 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन 9 राज्यों में फिर से इन वेंटिलेटर्स की संख्या को घटा दिया गया है। इस बात को अश्विनी कुमार चौबे ने 2 फरवरी 2021 में इस बात को राज्यसभा के अंदर कहा गया है। तो अब ये सरकार से कोई पूछेगा कि अगर आप जिन राज्यों में बढ़ाते हैं और साथ में अगर आप 9 राज्यों में घटा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन राज्यों को वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं है या फिर आईसीयू बेड्स की जरूरत नहीं है? ये आज सबके सामने एक बड़े सवाल है कि सरकार ने जिस तरीके की प्रॉमिस की थी कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो बढ़ाया, लेकिन साथ में कई राज्यों में उसकी फैसिलिटीज को घटा दिया गया है। उसका कारण क्या है? इस पर मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जहाँ काफ़ी फंड्स जो है वह गवर्नमेंट ने जमा किया है लोगों के डोनेशंस के हिसाब से, जहाँ काफ़ी जगह से जैसे कि ऑक्सीजन हो या वेंटिलेटर हो या स्पेशल बेड्स हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजंस नहीं की ऐसा दिख रहा है मुझे। आज ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, सिंपल ऑक्सीजन बेड्स भी जल्दी से जल्दी नहीं मिल रहा है, और आईसीयू और वेंटिलेटर तो दूर की बात, लोगों को बाहर जैसे कहाँ कॉर्नर में खड़ा करके कॉर्नर में जगह बना के उनको कुछ आईसीयू की सहूलत दी जा रही है। तो इस जो तकलीफ़ जो हो गया है, तो इन स्पाइट ऑफ आवर 1 साल का जो हम लोग बोलते हैं जैसे फाइनेंशियल बजट है, उसमें हेल्थ केयर में ये जो डेफिशिएंसीज़ है, रूरल में डेफिशिएंसीज़ है, और हेल्थ केयर प्रोवाइजन जो गवर्नमेंट की तरफ से जितना होना चाहिए वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था, लेकिन ये जो सेकंड वेव आज बोल रहे हैं उसके सामने प्रोविज़न नहीं हो गया है। उसी के सामने, उसी के जगह पे जैसे वैक्सीन्स के ऊपर काफ़ी त्रुटियां महसूस हो रही है। वैक्सीन में हम लोग बहुत ही स्लो चल रहे हैं, और वैक्सीन्स के बारे में हम लोग को और से और ओपन करना चाहिए। अगर दूसरी 2-4 वैक्सीन आज इंडिया से यहाँ बाहर से आना चाहती है तो वो अगर इफ़ेक्टिव है तो उसका रिकॉर्ड देख के उसको देना चाहिए। और जहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ 70 to 80% डॉक्टर जो प्राइवेट में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट मशीनरी आज के तारीख में इतनी स्लो और इतनी टाइट हो गई है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अच्छी तरह से उनका मौका देना चाहिए। आज वो जगह पे डॉक्टरों को उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि उनको 50 लाख का इंश्योरेंस देंगे, सैलरीज देंगे, बढ़ा के देंगे वगैरह, नहीं होने के कारण आज काफ़ी डॉक्टर जो इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, ऐसे देख के नहीं जा रहे हैं। अगर हमने 750 डॉक्टरों की पूरी लिस्ट जो गवर्नमेंट को दी थी, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट ने सभी को अभी तक पूरा कुछ दिया नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ के बारे में गवर्नमेंट ने पुनर्विचार अच्छी तरह से करना चाहिए। फाइनेंसिंग, बजटिंग और रिसोर्सेज अवेलेबल करके उसकी जमा करके, जैसे जो जहाँ ज़रूरी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज और रूरल तक पहुँचे, इसका देखना चाहिए। क्योंकि अगर जल्द से जल्द इसको कंट्रोल नहीं किया तो हम लोग बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद पीएम केयर्स फंड अनाउंस किया गया, जिसमें कि इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट सब अपनी इच्छा से उस फंड में पैसे डाल सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस यानी कि पीएमओ के अंडर इसकी देखरेख होती है। किसी को ये नहीं पता कि कितने पैसे कौन दे रहा है, कहां से आ रहे हैं, इसको राइट टू इंफॉर्मेशन के परव्यू से बाहर रखा गया है। लेकिन
ये बोला गया था कि पीएम केयर्स फंड का जो इस्तेमाल है वो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोविड-19 की जो इमरजेंसी है उसको टैकल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और साथ में कुछ इसी तरीके की जब आपदा आती है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज सवाल ये उठता है कि पीएम केयर्स फंड के पैसे से अगर उन वेंटिलेटर्स को बढ़ाया गया, आईसीयू बेड्स को बढ़ाया गया, तो आज उन 9 राज्यों में उन वेंटिलेटर्स को, आईसीयू बेड्स को घटाने की क्या जरूरत पड़ गई। अब आपको बता दें कि जो वैक्सीन्स को रोल आउट किया गया है, टीकाकरण अभियान, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में लॉन्च किया गया है। अब जो टीयू सोमनाथन है, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, उनके दिए गए एक स्टेटमेंट के मुताबिक जो 82% जो पैसा है पीएम केयर्स फंड का वो वैक्सीनेशन ड्राइव को दिया गया है, यानी कि जो टीकाकरण का अभियान है वो पीएम केयर्स फंड में लग रहा है। तो अगर 82% यानी कि 82% अगर पैसा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए लगाया गया था, जो कि इस साल शुरू हुई है जनवरी 16 को, तो पिछले साल जो पैसे आए थे उसको आपने कहां इस्तेमाल किया है, ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि पीएम केयर्स फंड में क्या वाकई में चीजें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, वो आज एक देखने की, परखने की और एग्जामिन करने की जरूरत है। लेकिन आप कैसे करेंगे? इसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के पर्व्यू से बाहर रखा गया है। जो केंद्र सरकार या बैठे हुए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो आला अफसर हैं, जो आपको डेटा देते हैं, आपको उन पर बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक्चुअल स्थिति है आईसीयू बेड्स की, कि एक तरफ आप राज्यों में बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आप 9 राज्यों में घटा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने या तो ठीक से उसको एलोकेट नहीं किया है, और या फिर जिस तरीके का खर्चा आप बता रहे हैं वो एक मिसलीडिंग फैक्ट आप देश के सामने रख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टरों का हाल, कि हर जगह जो खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। एम्स में 35 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए, गंगाराम हॉस्पिटल में 35 से ज्यादा डॉक्टर्स संक्रमित हो गए। उसी तरह से लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में 40 डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबरें आई हैं। यानी कि डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और पिछले साल ही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दिया हुआ आंकड़ा है उसमें ये पता चला है कि 382 डॉक्टर्स ने कोविड के चलते अपनी जान दे दी थी, जिसको लेकर आपको याद होगा कि सरकार ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स के मौत का आंकड़ा है ही नहीं। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह आंकड़ा निकाल के दिया था। लेकिन इस समय इतनी भयावह स्थिति है क्योंकि अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है उसके तहत डॉक्टर्स को 50 लाख के इंश्योरेंस का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन 155 पिछले साल का जो आपको आंकड़ा मैं बता रही हूं कि 155 लोग हैं जिनको कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इंश्योरेंस मिला, जिसमें से 155 में भी डॉक्टर्स सिर्फ 64 डॉक्टर्स हैं जिन्हें कि ये इंश्योरेंस मिला है। और जो मौतों का आंकड़ा है, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि यहाँ पर इतनी खराब स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की कि डॉक्टर्स को आप नहीं बचा सकते, चाहे वो पीपीई किट्स हो, चाहे ग्लव्स हो, मास्क हो, जिस तरीके की क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जाती है वो ठीक नहीं है। और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिजीज कंट्रोल यूनिट है, वहाँ के हवाले से जो आंकड़ा है, वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 120 डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जहां पर मौत हुई है वो है भारत। इन तमाम रियलिटीज के बीच अब इस समय हम किस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं अपने देश में? बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, और वैक्सीन जो हमने रोल आउट किया था, जिस तरीके के आश्वासन, बड़े बड़े आश्वासन वैक्सीन कंपनीज ने दिए थे, उस तरीके के आश्वासन पर भी सरकार नहीं खरी उतर पाई है, न वैक्सीन कंपनीज खरी उतर पाई हैं, और यानी कि वैक्सीन्स भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं। हालत ये है कि जो लोगों का ट्रीटमेंट है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो अस्पतालों में जाएंगे और वहां पर उन्हें बेड्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लोग इस समय बिल्कुल डरे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल हो चुका है, बिल्कुल गिर चुका है, पटरी से बिल्कुल उतर चुका है। और स्थिति डरावनी और खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जो संक्रमण है वो तेज रफ्तार से अब उन राज्यों में बढ़ा है जहां पर पिछले साल नहीं दिखा था, जैसे कि यूपी, बिहार। वहां पर आप देख लीजिए कि जो कोरोना का संक्रमण है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये वो राज्य हैं जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज गांव-गांव में नहीं है। तो वहां पर अगर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो आप वहां के लोगों को कैसे बचाएंगे?
सरकार के पास इसको लेकर ना कोई प्लान है ना स्ट्रैटेजी है। अब आपको बताते हैं कि पिछले साल ही सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और ये जो कमेटी थी इसने कहा था, ये जो कमेटी थी ये कमेटी बनाई गई थी एक एक्सपर्ट्स की, जो ये एक्सपर्ट्स थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के, ये 3 इंस्टीट्यूट से जिसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। और ये कहा गया था कि ये एक सुपर मॉडल बनाएंगे और इस सुपर मॉडल के हिसाब से हमें ये बताया जाएगा कि जो हमारे देश के हिसाब से जो कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं उसमें हम कोविड-19 में कितने खरे साबित होंगे। इसी कमेटी के द्वारा ये बताया गया कि फरवरी तक इन्फेक्शन काफी कम हो जाएगा, जो काफी हद तक सही हुआ। लेकिन ये सुपर मॉडल जो कोरोना की जो दूसरी वेव है, किस तरीके से तेज रफ्तार से इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, इसके बारे में ये मॉडल जो सुपर मॉडल था ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। यानी कि आपकी यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। अब जहां तक स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनावी रैलीज में जाते हैं, लेकिन वहां पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कोई बात नहीं करता, ना कोई मास्क पहनता है। लेकिन 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी की बातें हम वर्चुअल मीटिंग्स में करते हैं। और वो क्या है, जब अभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग हुई तो इसमें हमने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 5 बिंदुओं पर ये स्ट्रैटेजी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन ना टेस्टिंग ठीक से हो रही है, ना ट्रेसिंग ठीक से हो पा रही है, ना ट्रीटमेंट ठीक से हो पा रहा है, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तो तलांजलि दे ही दी गई है। चाहे वो चुनावी रैलीज हो या फिर कुंभ मेले के एग्जाम्पल्स हो या फिर शादी और जो और सोशल गैदरिंग्स हो, उसमें आप देख लीजिए कि कोई भी इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहा है। और अगर पालन नहीं कर रहा है तो आप इसको कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं? आपकी जो पुलिस है, पुलिस एक्ट के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत आप लोगों का चालान कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं ताकि लोग इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर सकें। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। तो आपकी पुलिस फोर्स ये भी बिल्कुल इंसेंटिवाइज्ड है, उसमें भी कोरोना फटीग आ गया है, वो चालान नहीं करना चाहती है। एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उधर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को जब आप इंश्योरेंस नहीं देंगे, और ये बातें निकल कर आई हैं कि जब इंश्योर्ड नहीं है डॉक्टर्स, उनको किसी तरीके का इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से कैसे निभा पाएंगे। आज ये बड़े सवाल सबके सामने खड़े हैं, जिसको लेकर आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि ऐसा लगता है कि क्या भारत ने कोरोना की दूसरी लहर में अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या सब कुछ अब राम भरोसे हो गया है? और एक जो दूसरी बात बार बार ये कही जा रही थी कि एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी डॉक्टर्स के मन में संशय है। तो क्या हर्ड इम्यूनिटी, हम एक फॉल्स धारणा बनाकर बैठ गए थे कि हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है? तो ये सारे जो फॉल्स परसेप्शंस पर हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कोरोना की दूसरी लहर है उसको लेकर भी हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अब बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं, सब कुछ राम भरोसे है। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि ये स्थिति खतरनाक इसलिए है क्योंकि कोरोना के नए म्यूटेशंस अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जीनोमिक सीक्वेंसिंग को लेकर सरकार बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। अलग अलग लोग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग देशों में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किस देश का कोरोना का कौन सा म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, इसको लेकर स्टडीज होनी है। लेकिन इसको लेकर हम स्टडीज अभी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हो भी रही है तो चीजें इन प्रोसेस हैं। और इस दौरान जब सारी चीजें इन प्रोसेस हैं, कहा गया है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, उसके बाद टीकाकरण अभियान तेजी पकड़ेगा, तो इस बीच में कितनी जानें चली जाएंगी। इस बीच में ना आपका एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली हो रहा है, ना आपके चलान्स हो रहे हैं कि अगर लोग प्यार से और बातचीत से नहीं बात मान रहे हैं तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, उसके जरिए आप FIR दर्ज करिए, लोगों का चालान करिए, पेनल्टीज ठोकिए, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या सरकार आज लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? सरकार ने ये कहना बहुत आसान है कि अब टीकाकरण का अभियान हमने सबसे बड़ा लॉन्च कर दिया है, लेकिन टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया, लेकिन आपने ठीक से प्लानिंग नहीं की, ना स्ट्रैटेजीज बनाई कि अगर वैक्सीन की कमी होगी तो वैक्सीन की कमी को लेकर हम कैसे टैकल करेंगे। और दूसरी तरफ अगर लोग मर रहे हैं तो आप क्रिमेटोरियम्स में जाइए, शमशान घाटों में जाइए, वहां पर स्थिति क्या है सुनिए एक पंडित के जरिए, जो कि शमशान घाटों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, और वो आपको बताएगा कि वहां पर क्या हाल है।
आज कोविड के कारण शमशानों का हाल बहुत बुरा हाल है। क्रिमिनेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। लाशें वहाँ इतनी आ रही हैं कि लोगों को इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, मानो जैसे पानी की असुविधा है। लोगों की लाशें ढंग से नहीं जल पा रही हैं। 12-12 घंटों का वेटिंग मिल रहा है, टोकन मिल रहा है। एम्बुलेंस में 12-12 घंटे तक लाशें पड़ी हुई हैं। सुबह से शाम तक शाम बीत जाता है, तब भी लोगों का नंबर नहीं आ पाता है। लोग अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं और शमशान में लकड़ियों की भी कमी है, लकड़ियां नहीं मिल पा रही है। तो यानी कि स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी खतरनाक है कि आपको एक कफन भी इस समय नसीब नहीं है। न डॉक्टर्स, न दवाइयाँ, न वैक्सीन्स, न बेड्स, न आईसीयू, कोई नियम कानून, कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं। ऊपर से लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, क्या लोगों को आप एक इनकम सपोर्ट देंगे। इतनी मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब्स गई हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, लोगों के बिजनेसेस ठप हुए हैं। हमने अनाउंसमेंट पैकेजेस के कर दिए हैं, लेकिन सब कुछ क्रेडिट लेंडिंग पर है कि आप बैंक से आप उधार लीजिए, लेकिन ऐसे में उधार आप इंसान कैसे लेगा। तो इकोनॉमिक प्लान बिल्कुल फेल है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल क्रम्बल कर चुका है। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, मिसमैनेजमेंट एक कंप्लीट दिख रहा है। तो ये देश किधर आगे बढ़ रहा है? क्या हम वाकई में कोरोना की दूसरी लहर को से निपटने के लिए हम तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल आप सबके सामने है। इसको लेकर फीडबैक दीजिएगा। और आज का एजेंडा में इतना ही। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।